नमस्कार मैडम एंड सर, स्वागत है आपका। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज A to Z तक सारे कंसेप्ट्स और फैक्ट्स को क्लियर करने का प्रयास होगा। इट विल बी इक्वली बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ B.Ed, D.El.Ed, होम साइंस एंड ऑफ कोर्स D.El.Ed एंड B.El.Ed। देश के सच्चे सेवकों और राष्ट्र के निर्माताओं, शिक्षकों, बंधुओं, मैं जिस वर्क सेटिंग में आज काम कर रहा हूं वहां थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, इसलिए आज मुझे थोड़ा सा आप इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। यस, लाइफ स्पैन साइकोलॉजी भी से बोलते हैं, इसका ये पार्ट है। क्या पार्ट है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसी को डेवलपमेंट ओवर लाइफ स्पैन भी बोलते हैं। वृद्धि और विकास, विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसे जीवन काल मनोविज्ञान भी कहा जाता है। यहां पे आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, वृद्धि और विकास मनोविज्ञान की कौन सी शाखा से संबंधित है? तो निश्चित रूप से विकासात्मक मनोविज्ञान जीवन कालिक मनोविज्ञान से ये संबंधित है। चूंकि एक नवीन विषय है इसलिए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द हिस्ट्री। पहले व्यक्ति जिन्होंने इसके संबंध में कुछ बात कही, पहला कदम बढ़ाया, वो थे श्रीमान लॉक। यस, जॉन लॉक, फिलोसोफर। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा किसी भी बच्चे का दिमाग या किसी भी बच्चे का जो माइंड है वो एक ब्लैंक स्लेट होता है। जैसे आप बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हो, टाबुला रासा, इट इज़ लाइक ए ब्लैंक स्लेट, कोरा कागज, टाबुला रासा, सब कुछ एक है। इन्होंने अपनी बात कही, उसके बाद दूसरे व्यक्ति आए, इन्होंने भी अपनी बात कही। जीन जैकस रूसो, बहुत ही बड़े एजुकेशनिस्ट और बहुत ही इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में भी कंट्रीब्यूशन अपना दिया है। इनकी फेमस पुस्तक इमाइल, जिसे हम ट्रटाइज ऑन एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, ये इन्होंने लिखी। इस पुस्तक में ये कहते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसके अंदर बुराइयां नहीं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है और वातावरण के संपर्क में आता जाता है, सामाजिकता उसमें आती जाती है, तो वह बुराइयों का पुतला बनता जाता है। ये कहा मैंने नहीं, श्रीमान जीन जैकस रूसो ने। उसके बाद फ्रांस में एक ऐसी घटना घटित हुई जो इस सारे प्रयास के लिए मील का पत्थर साबित हुई। मील का पत्थर आप जानते हैं ना, सड़क के किनारे लगा रहता है, बताता रहता है। यस, इसने आगे का मार्ग प्रशस्त किया और एक बड़ा स्टेप यहाँ पे ये कर लेती है। घटना कहाँ की है? एवेरोन, फ्रांस की। एवेरोन, फ्रांस एक जगह है, यानी कि एवेरोन जंगल है। इस जंगल में एक बार, चलिए इसको स्टोरी के फॉर्म में पढ़ते हैं। एक बार क्या होता है कि 3 शिकारी होते हैं, वो जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते हैं तो वहाँ उनको एक अजीब लड़का मिलता है। उसकी उम्र लगभग 9 से 12 साल के बीच में होती है और उस लड़के की विशेषता ये होती है कि अपने दोनों पैरों पर तो वो चल ही सकता है, इसके अलावा वो अपने हाथों को यूज़ कर कर भी दौड़ भाग सकता है, चल सकता है उतनी तेज़ी और रफ्तार के साथ जितने से कोई भी मनुष्य अपने 2 पैरों पे दौड़ता भागता है। इसके अलावा पेड़ों पर भी वो अच्छे से चढ़ सकता है। उसको भाषा का कोई भी ज्ञान नहीं है, हालांकि वो कुछ आवाज़ें निकालता है। वो आवाज़ें जो होती हैं, हो सकता है उनको जानवरों के साथ किसी तरह का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो, लेकिन इस विषय में कोई भी प्रमाणिक तथ्य नहीं है। ये घटना एवेरोन के जंगलों फ्रांस में हुई। इसी के ऊपर रूडयार्ड किपलिंग की एक बुक है, जंगल बुक, बहुत फेमस है। उसी के ऊपर भारत के लड़के मोगली की एक कहानी बनी हुई है। मोगली को भारत से जोड़ा जाता है, लेकिन मोगली की सत्यता है या नहीं इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वाइल्ड बॉय ऑफ एवेरोन की घटना बिल्कुल सत्य है, पूर्णतः सत्य है। इस लड़के को बाद में विक्टर नाम दिया गया। ईडाट नाम के व्यक्ति ने, डॉक्टर था, साइकोलॉजिस्ट था उस समय के हिसाब से, उसके पास इसको भाषा का और सामाजिकरण का ज्ञान कराने के लिए ले जाया गया। बहुत कोशिश की इसका सामाजिकरण करने की और इसको भाषाएं सिखाने की, लेकिन इसका विकास इडियट लेवल तक ही हो पाया। इडियट लेवल तक, यानी कि ना के बराबर इसका विकास हो पाया। तब इस घटना से ये मान लिया गया कि डेवलपमेंट में चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत
इन्वायरमेंट का रोल है और इसको पढ़ा जाना चाहिए। उसी दौरान एक व्यक्ति हुए। अच्छा, इसके बारे में एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ। जीन जैकस रूसो की डेथ हुई 1788 में, और ये जो एवेरॉन की घटना है फ्रांस की, ये भी 1788 की है। यानी कि जैसे ही रूसो गए उसके बाद इस दिशा में ये काम ऑटोमेटिक इस घटना के बाद कंटिन्यूस रहा। चार्ल्स डार्विन आप सभी जानते हो, इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी, विकासवाद का सिद्धांत के नाम से जैसे हम जानते हैं। इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी दी। इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आप सब उस बुक के बारे में जानते हैं, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इन्होंने क्या किया, बड़ा अजीब काम किया इन्होंने अपना ही पुत्र जिसका नाम डूडी था, बड़े ही अजीब लोग हुआ करते थे पुराने समय के, ये जो एक्सपेरिमेंटिस्ट या इनको साइकोलॉजिस्ट या आप इनको डेवलपमेंटलिस्ट बोल सकते हैं, ये अपने ही बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कर दिया करते थे। तो इसने क्या किया, डेवलपमेंट की इनेट फॉर्म्स, कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए उनमें क्या वातावरण का रोल होता है, क्या या फिर वो केवल जेनेटिक्स से डिसाइड होती हैं, इसका साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया। लेकिन आप सभी जानते हो समय और मानव जीवन दोनों ही अमूल्य हैं। समय इनको और मिलता तो शायद ये और महत्वपूर्ण काम कर पाते, लेकिन ये, और इसके बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इस क्रांति के फलस्वरूप ये मांग उठने लगी कि बालकों के विकास के लिए कोई योजनाएं चलाई जाएं या कोई कार्यक्रम चलाए जाएं, और इस तरह से बाल विकास की दिशा में एक स्टेप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के द्वारा जो मांगें उठी थी उसको इससे प्रोत्साहन मिला। इस दिशा में आगे स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट हैं जीन पियाजे, जिनकी थ्योरीज हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, जिसमें उन्होंने उनको स्टेजेस में डिवाइड किया है। उन्होंने भी बहुत सारा शानदार बेहतरीन काम किया, लेकिन सारा के सारा इनका संज्ञानात्मक विकास तक ही सीमित था। इस वजह से ये भी चाइल्ड डेवलपमेंट को एक अलग ब्रांच के रूप में एस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद एंट्री होती है श्रीमती एलिजाबेथ बी हरलॉक की, और ये बहुत सारी पुस्तकों का लेखन करती हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से समझती हैं। इनकी डेफिनेशन है, आप इसे बड़े अच्छे से समझ लीजिए। क्या कहती हैं ये, इसमें 4 बातें हैं, चारों बातों को रट लीजिएगा। पहले ग्रोथ के बारे में है, और ग्रोथ के बारे में 4 बातें क्या है, चेंज इन साइज, इन प्रपोर्शन, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्वाजिशन ऑफ न्यू वंस, यानी कि आकार में परिवर्तन पहली चीज़, अनुपात में परिवर्तन दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ पुरानी विशेषताओं का लुप्त होना, और चौथी चीज़ नए का अधिग्रहण। ये ही ग्रोथ है या यही वृद्धि है। होता है ना हमारे साथ, हमारा चेहरा बदलता रहता है, हाइट बदलती रहती है, फीचर्स नए आते रहते हैं और उनका स्थान दूसरे फीचर्स लेते रहते हैं, और ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूस रहता है। और इस कंटिन्यूस प्रोसेस को मैडम जानती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि विकास, अब वो आगे डिफाइन करती हैं डेवलपमेंट को, विकास परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला है जो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप क्रमबद्ध रूप में पूर्वानुक्रम में घटित होती है। इस डेफिनेशन में भी 3 वर्ड्स हैं, आप उनको बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये तीनों आगे 3 प्रिंसिपल्स बन जाते हैं, किसके, डेवलपमेंट के। पहला है प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, दूसरा है प्रिडिक्टेबल, और तीसरा है मैचुरेशन। ये तीनों अलग प्रिंसिपल बन जाते हैं इसी डेफिनेशंस के आधार पे। श्रीमती हरलॉक ने बहुत सारी बुक लिखी, जिनमें पहली बुक और सबसे ज़्यादा फेमस बुक है इनकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, दूसरी इनकी बुक है चाइल्ड साइकोलॉजी, तीसरी बुक है चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसके अलावा इन्होंने एक और बुक लिखी एडोलसेंट डेवलपमेंट। ये सारी बुक आप याद कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एडोलसेंट डेवलपमेंट, ये सारी बुक्स इन्होंने खुद लिखी थी और ये अभी भी मार्केट में आपको उपलब्ध है, मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट को बड़े अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने से पहले हम मैच्योरेशन को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि मैच्योरेशन को समझे बगैर ग्रोथ और डेवलपमेंट को अच्छे से समझा ही नहीं जा सकता।
ओके, मैचुरेशन को बड़े अच्छे से समझ लेते हैं। मैचुरेशन वो चेंजेस हैं जो लार्जली हमारे जीन्स के द्वारा डिसाइड होते हैं, या फिर इनको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमारा जेनेटिक प्रोग्रामिंग होती है या हमारा जेनेटिकली हम जिस तरह से प्रोग्राम्ड होते हैं वो सारा मैचुरेशन कहलाता है। मैचुरेशन के बारे में एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अपवाद है। अपवाद ये है कि जब तक कोई गंभीर बीमारी या फिर माल न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की कमी ना हो। जैसे किसी की जेनेटिक कंपोजिशन में 7 फीट की हाइट है तो वो 7 फीट का पहुंचेगा या पहुंचेगी, अन्यथा उसका माल न्यूट्रिशन और उसको कोई सीवर इलनेस नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और डेफिनेशन है फ्रेंड्स, इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। ये डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो कहते हैं ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज, यानी कि वृद्धि का तात्पर्य शारीरिक परिवर्तन और संरचनात्मक परिवर्तन है। ये दोनों यहाँ डेफिनेशन में लिखे हुए हैं। लेकिन विकास में वो क्या कहते हैं? विकास में कहते हैं डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद ग्रोथ एज वेल, यानी कि डेवलपमेंट में यानी कि विकास में वृद्धि तो शामिल है ही, इसके अलावा वो सारे चेंजेस भी हैं जो वातावरणीय परिस्थिति के कारण यानी कि पर्यावरण और परिस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं या उनके परिणाम स्वरूप होते हैं। इस तरह से दो चीज़ें, मैचुरेशन यानी कि जेनेटिक कंपोजिशन और दूसरी है इन्वायरमेंट, ये हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को दोनों ही प्रभावित करती हैं। मैचुरेशन और इन्वायरमेंट दोनों का ही रोल होता है। इस चीज़ को आगे हम समझ लेते हैं। अब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक टेबुलर फॉर्म में देखेंगे जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। ये पहली चीज़ आप ये समझ लेंगे कि विकास समग्र शब्द है जिसमें वृद्धि ऑटोमेटिकली शामिल है, यानी कि वृद्धि विकास के अंतर्निहित है। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि का तात्पर्य शारीरिक परिवर्तनों से है, हर कोई जानता है। विकास का तात्पर्य परिपक्वता के लक्ष्य की दिशा में समग्र परिवर्तन से है, यानी कि ओवरऑल चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी की नाक लंबी हो गई, किसी का हाथ लंबा, एक हाथ लंबा हो गया, 2 उंगलियां ज़्यादा लंबी हो गई, 2 उंगलियां छोटी रह गई, ऐसे नहीं होगा। यानी कि विकास जो होगा ओवरऑल होगा, समग्रता के साथ होगा। वृद्धि मात्रात्मक होती है, यस, नाप सकते हैं इंचेस में, क्लोज में, यस। लोग बहुत चिंतित रहते हैं ना, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही। बहुत सारे लोगों को तो यही टेंशन रहती है कि वो मोटे हैं, बहुत सारे लोगों को ये टेंशन रहती है पतले हैं, दुनिया है, अलग अलग समस्याएं हैं। लेकिन डेवलपमेंट मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, यानी कि ऐसा थोड़ी होगा कि मात्रा में ही हम बढ़ेंगे। हमारे अंदर गुणों का भी हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से स्वभाव, संवेग, आवेग, इनका भी तो परिवर्तन होगा। ये सब विकास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, वृद्धि जीवन भर जारी नहीं रहता है, यानी कि एक एज के बाद 18, 20, 22, 35 माना गया है वैसे प्रौढ़ावस्था तक ग्रोथ जो है पूरी तरह से रुक जाती है और फिर केवल अनुभवों के द्वारा विकास होता है। और वो विकास कब तक चलता रहता है? गर्भ से कब्र तक, वूम टू टूम। फोर्थ देखिए, परिपक्व होने के बाद वृद्धि रुक जाती है। वही बात ऊपर, यानी कि जेनेटिक कंपोजिशन जैसे ही कंप्लीट हुआ वृद्धि रुक जाएगी, यानी कि वृद्धि का काम हो चुका। अब किसका काम स्टार्ट होगा? डेवलपमेंट का। और डेवलपमेंट इज ए प्रोग्रेसिव एंड कंटिन्यूस आफ्टर मैचुरेशन, यानी कि जेनेटिक कंपोजिशन होने के बाद भी डेवलपमेंट तो कंटिन्यूस रहेगा। फिफ्थ वन, ग्रोथ अकर्स ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ सेल और ग्रोथ इज सेल्यूलर। दोनों एक साथ देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल यानी कि वृद्धि कोशिकाओं के गुणन के कारण होती है और वृद्धि कोशिकीय होती है, यानी कि कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन होता है और उसके कारण वृद्धि होती है, आप सभी जानते हो। लेकिन विकास वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है उस पर। क्या लिखा हुआ है? विकास परिपक्वता और पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया दोनों के कारण होता है, यानी कि ये इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन किस किस के बीच में है? जेनेटिक कंपोजिशन यानी कि मैचुरेशन और इन्वायरमेंट। जो क्रो एंड क्रो ने कहा इन्वायरमेंट,
इन दोनों के बीच में ये एक इंटरेक्शन है जो कंटिन्यूस चलता है और विकास संगठनात्मक होता है, ऑर्गेनाइजेशनल होता है, समग्रता के साथ संगठित रूप से परिवर्तन होता है। जैसे ऐसा थोड़ी होगा कि हमारा हार्ट डेवलप होता रहेगा और हमारा ब्रेन डेवलप नहीं होगा जब तक कि कोई बीमारी ना हो, यानी कि ब्रेन भी डेवलप साथ ही साथ हो रहा है और उसी समय हमारा हार्ट भी डेवलप हो रहा है, उसी समय शरीर में और भी ऊतक डेवलप हो रहे होते हैं और उसी समय शारीरिक वृद्धि भी हो रही होती है, यानी कि संगठन होता है इन सब के बीच में, एक साथ सारे चलते हैं। अगला देखते हैं 7th, वृद्धि शरीर के विशेष पहलुओं और जीव के व्यवहार में परिवर्तन है। यस, वेरी गुड। और विकास जीव में होने वाले परिवर्तनों को समग्र रूप में वर्णित करता है। वही बात अलग शब्दों में कही जा रही है, लेकिन शब्द बदल जाते हैं तो आंसर गलत हो जाते हैं, इसलिए लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आई गारंटी दैट ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। यस, हमने पहले ही क्लियर कर लिया, वृद्धि विकास प्रक्रिया का एक भाग है और विकास एक विस्तृत और व्यापक शब्द है जिसमें वृद्धि भी शामिल है, यानी कि ग्रोथ भी डेवलपमेंट में शामिल है। यस, अगला देखते हैं 9th, वृद्धि द्वारा उत्पन्न परिवर्तन मापन के विषय हैं। बहुत इजी है, मापा जा सकता है सेंटीमीटर्स में, इंच में, फीट्स में, मात्राबद्ध और प्रकृति में देखने योग्य हो सकते हैं और देख के पता लगाया जा सकता है कि चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन विकास में क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के परिवर्तन चलते रहते हैं, इनको सीधे सीधे मापना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए उनका मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है। अवलोकन के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया जाता है और ये अवलोकन कैसा किया जाएगा, गहन अवलोकन। 10th समझते हैं। 10th क्या है, ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। हो सकता है वृद्धि से विकास ना हो, यानी कि वृद्धि हो जाती है, होता है ऐसा कई बार। बहुत सारे लोग बड़े तो हो जाते हैं, उनकी आयु तो बढ़ जाती है, लेकिन ज्ञान उनका वहीं तक सीमित रह जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग उम्र से पहले ही ज्ञानवान हो जाते हैं, होते हैं, भारत में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट विजिबल ग्रोथ। यस, हो सकता है कि वृद्धि दिखाई ना दे लेकिन फिर भी डेवलपमेंट होता रहे, फिजिकल रूप से, फिजिकली हम दिखाई ना दे हम किसी दूसरे को विकसित होते हुए, लेकिन हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। जैसे हार्ट फंक्शनिंग अच्छे से चल रही है, ऊतकों का निर्माण अच्छे से हो रहा है, लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही। इमोशनली, मेंटली हम परफेक्ट हैं, एकेडमिक्स में अच्छे कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और नहीं हो पा रही जो होनी चाहिए। यस, अब महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। मैडम एंड सर पे अटेंशन। डेवलपमेंट कैन नॉट बी रिवर्सिबल, यानी कि इसको उल्टा नहीं किया जा सकता, एक बार डेवलपमेंट हो गया तो हो गया। विकास सर्पिल होता है, सर्पिल यानी कि सांप की तरह चलता है ये। यस, सीधा नहीं चलेगा, इस तरह से चलेगा, रैखिक नहीं हो सकता, रैखिक इस तरह से नहीं चलेगा ये। यस, मानव विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है, इसीलिए बोलते हैं D = H/E। इक्वेशन याद रखिएगा, D = H/E। D मतलब डेवलपमेंट, H का मतलब हेरिडिटी और E का मतलब एनवायरमेंट। थर्ड देखिए मानव, ओके थर्ड हो गया। 4th वन देखिए, विकास की प्रक्रिया में आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी स्थिर है, जैसी हेरिडिटी होती है वैसा ही उसमें डेवलपमेंट होगा, कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन पर्यावरण गतिशील है, वातावरण के चेंज होने पर विकास पर उसका इफेक्ट हो सकता है। यस, इट इज ट्रू। अब हम कुछ की टर्म्स देख लेते हैं। ये की टर्म्स हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इन टर्म्स को वो पूछ लेता है। कौन पूछ लेता है? वही जिसकी वजह से परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। यस, क्या कहते हैं ये कीवर्ड्स ये कहते हैं इनबॉर्न या नेचर। इसको डायरेक्ट एक शब्द के माध्यम से पूछा जाता है, नेचर और नर्चर। नेचर और नर्चर इन दो शब्दों को यूज करके ये पूछा जाता है। नेचर का मतलब हमारे स्वभाव से है, प्रकृति वाले नेचर से नहीं है, हमारे स्वभाव से है। यानी कि इनबॉर्न जो हमारे अंदर एबिलिटीज़ हैं या हमारा जो जेनेटिक कंपोजिशन है उसको बोलते हैं नेचर। इसको बोलेंगे हम इनेट बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी। और नर्चर एक्सटर्नल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूडिंग दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी। और नर्चर क्या है? ये इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं
वातावरण के फैक्टर्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स। तो मैडम एंड सर थोड़ी सी देर और प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, चलिए इनको हिंदी में देख लेते हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांत, अनुवांशिकता और पर्यावरण के संयुक्त उत्पाद का सिद्धांत, यानी कि अनुवांशिकता और पर्यावरण का संयुक्त उत्पाद होता है डेवलपमेंट। यही इक्वेशन तो हमने ऊपर पढ़ी थी। सेकंड देखते हैं पूर्वानुमेयता का सिद्धांत, यस, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, श्रीमती हरलॉक याद कीजिए, उन्होंने ये पहले ही कह दिया है। परिपक्वता का सिद्धांत, यस, मैचुरेशन, जेनेटिक कंपोजिशन। निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि निरंतरता होती है विकास में, यस, जो भी विकास होता है उसमें एक निरंतरता होती है। हरलॉक मैडम की बात याद है ना। और ये जो निरंतरता है ये सामान्य से विशिष्टता की ओर होती है, यानी कि पहले सामान्य विकास होता है, सामान्य वृद्धि होती है, और फिर विशिष्ट अंगों की यानी कि छोटे छोटे उसके जो पार्ट्स हैं उनका डेवलपमेंट उस दिशा में बढ़ता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। एकीकरण का सिद्धांत, और ये सामान्य से विशिष्ट की ओर एकीकृत होकर बढ़ता है, जिसको हमने ऊपर आपके साथ डिस्कस किया कि ऐसा नहीं होगा कि हार्ट और ऊतक और ब्रेन अलग अलग समय में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से डेवलप होंगे। सभी का विकास एक साथ चलता रहता है, सभी एक साथ डेवलप होते हैं। अनुक्रम और एक समान पैटर्न का सिद्धांत, यानी कि एक इनमें अनुक्रम होता है और एक जैसा पैटर्न होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, यस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और उसी वजह से ये सारी संसार अलग अलग प्रकार के प्राणियों से भरा हुआ है। अगला है सर्पिल और रेखिक का सिद्धांत, यानी कि हमने पढ़ लिया विकास जो स्पाइरल होता है, रेखिक नहीं होता। और दिशा का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, इससे एक दो क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। देखिए पहले इंग्लिश देखिए इसकी। इंग्लिश में इसको कहा गया है सफेलाकोडल डायरेक्शन और दूसरा डायरेक्शन है प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन। सफेलाकोडल डायरेक्शन आप समझ लीजिए, इसमें हेड टू टो यानी कि पहले सर का विकास होगा। सर कैसा होता है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, तो पहले सर डेवलप होगा, इसके ब्रेन के हिस्से डेवलप होंगे, उसके बाद विकास नीचे की तरफ जाएगा। हालांकि समग्रता के साथ विकास होता है, इस वजह से ये सारी चीज़ें भी डेवलप हो रही होती हैं, लेकिन सर थोड़ा सा जल्दी डेवलप हो जाएगा। और दूसरा सिद्धांत है, और ये बिल्कुल फैक्ट मान लीजिए, ये सत्य है, प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले रीढ़ की हड्डी, यस ये वाला पोर्शन, रीढ़ की हड्डी डेवलप होती है और इसके साथ साथ, इसके डेवलपमेंट के साथ साथ बाहर की तरफ डेवलपमेंट होगा, इसके साथ साथ ये ज़्यादा मजबूत होगी और फिर बाकी का विकास इसी दिशा में होगा, यानी कि बाहर की तरफ होगा। यानी कि एक विकास, पहला वाला जो विकास है सेफलाकोडल, जिसे हम मस्तकाधोमुखी विकास बोलते हैं, ये सर से पैर की तरफ होगा, हेड टू टो होगा, ठीक है। और समीप दूराभिमुख ये जो है, इसमें रीढ़ की हड्डी से विकास बाहर की ओर होगा, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की ओर होगा, और ऐसा ही होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जाइगोट टू एडोलसेंस तक, युग्मनज से किशोर अवस्था तक। क्यों? क्योंकि ऐसा लॉरा ईबर्ग ने कहा है। लॉरा ईबर्ग क्या कहती हैं? लॉरा ईबर्ग कहती हैं कि बाल विकास विकासात्मक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्रसव पूर्व से प्रारंभ होती है और परिपक्वता तक चलती है। इस वजह से हमें जाइगोट भी पढ़ना पड़ेगा और एडोलसेंस तक हम इसको कंप्लीट करेंगे, प्रौढ़ावस्था तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। जाइगोट क्या है? जाइगोट है युग्मनज, यहाँ से सृष्टि का प्रारंभ होता है और फिर सृष्टि आगे बढ़ती है। यस, आप मैं सब, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं सब पहले युग्मनज थे और फिर युग्मनज से जाइगोट से डेवलप होके आज आप जैसे हो, मोबाइल में देख के इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को समझ रहे हो, आज उस फॉर्म में हो क्योंकि कभी आप युग्मनज थे। ओके, उसके बाद ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी
प्री नेटल स्टेज से स्टार्ट करेंगे और हम एडोलसेंस स्टेज तक आएंगे। फर्स्ट स्लाइड में हम प्री नेटल स्टेज और इन्फेंसी स्टेज इन दोनों को कवर कर लेंगे। सेकंड स्लाइड में हम बाल्यावस्था को कंप्लीट कर लेंगे। बाल्यावस्था को भी आप जानते हो 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तीसरी स्लाइड में हम किशोर अवस्था पर आएंगे, या तीसरे वीडियो में हम किशोर अवस्था पर आएंगे और यहाँ से बाहर क्वेश्चंस नहीं आता है और हम समग्रता के साथ इन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी को, आपने इतना पेशेंस के साथ इस लंबे लेक्चर को सुना। थैंक्स टू यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट, टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो। Enjoy and learn, share, like and do subscribe.